नेक्स्ट टॉपिक है सीरीज आरएलसी सर्किट, डबल स्टार लगा दो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पक्का एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। सीरीज आरएलसी सर्किट को हम पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे कि अगर हम सीरीज में एक रेजिस्टेंस, एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर को कनेक्ट कर देते हैं एक एसी करंट सोर्स के अक्रॉस, तो सर्किट में वोल्टेज कितना होगा, करंट कितना होगा, उनके बीच में क्या फेज डिफरेंस होगा, वो सारी चीजें हमको कैलकुलेट करनी है। और इस सर्किट का ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना होगा वो भी हम फाइंड करके देखेंगे, ठीक है। तीन चीजें हमने यहाँ पे दिखा रखी है, रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर। और यहाँ पे एक एसी करंट सोर्स लगा रखा है जिसकी वैल्यू है I = I0 sin ओमेगा टी, यानी कि टाइम t के ऊपर करंट की वैल्यू कितनी है, I0 sin ओमेगा टी के बराबर है। और I को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है। यहाँ पे एक चीज हम पहले से जानते हैं कि कोई भी रेजिस्टेंस हो उसमें से जब अल्टरनेटिंग करंट को पास किया जाता है तो वो करंट और वोल्टेज को हमेशा सेम फेज में रखता है। पहले हम इन तीनों के अक्रॉस मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा वो कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे रेजिस्टेंस के अक्रॉस मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस को हम VR बोल रहे हैं, VR बराबर होगा I0 × R के। ओम्स लॉ लगाए सिंपल मैंने। रेजिस्टेंस के अक्रॉस मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए आपको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट को रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना है। इसी तरीके से बताओ इंडक्टर जिसका इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है XL, इसके अक्रॉस मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो ये होगा I0 × XL के बराबर। R की जगह क्या आ जाएगा, XL आ जाएगा। इंडक्टर का AC के लिए जो रेजिस्टेंस है उसको बोलते हैं XL, इंडक्टिव रिएक्टेंस। और ऐसे ही कैपेसिटर का AC के लिए जो रेजिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं, XC, यानी कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका फॉर्मूला क्या होगा, उसको मैं VC बोल देता हूं। इंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको VL, तो VL है I0 × XL। उसी तरीके से ये जो VC है ये क्या होगा, I0 × XC के बराबर होगा, ठीक है। ये तीनों बातें समझ में आ गई क्या। ये हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर लिख रहे हैं, ठीक है। तीनों की वैल्यूज हमने लिख दी यहाँ पे, ठीक है जी। अब सर्किट के अंदर टाइम t के ऊपर जो करंट है वो है I, टाइम t के ऊपर करंट कितना है I, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस करंट बोलते हैं। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट जो सप्लाई की जा रही है वो कितनी है, I0। तो सर्किट में जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होगा यहाँ पे उसको हम क्या बोलेंगे, E0 बोलेंगे। और E0 किसके बराबर होगा, E0 VR, VL और VC इन तीनों के सम के बराबर होगा। लेकिन क्या हम इनको डायरेक्टली ऐड करेंगे, VR, VL, VC, या फिर इनके बीच में कोई फेज डिफरेंस होगा उसको चेक करना पड़ेगा पहले, उसके बाद में ऐड करना है। सीधा ही मत ऐड कर देना कि VR + VL + VC = E0, ऐसा नहीं है, पहले चेक करो। सबसे पहले तो मैं इसका फेजर डायग्राम बना रहा हूं समझने के लिए। जैसे सपोज करो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। मान लो कि जो सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है उसके लिए मैं फेजर डायग्राम बना रहा हूं, यानी कि करंट का फेजर मैं ड्रॉ कर रहा हूं। मान लो t टाइम पे अगर आप चेक करते हो तो करंट का फेज है यहाँ पे ओमेगा टी। अगर t टाइम पे चेक करोगे करंट का फेज क्या होगा, ओमेगा टी। तो आपको x एक्सिस से ओमेगा टी एंगल पे करंट के फेजर को यानी कि I0 को ड्रॉ करना होगा। लेकिन अगर मैं t = 0 टाइम के ऊपर ये फेजर डायग्राम बनाऊं तो t = 0 पे फेज कितना हो जाएगा करंट का, 0, यानी कि x एक्सिस से 0 डिग्री एंगल पे इसको ड्रॉ करना है। अगर t = 0 पे आप चेक कर रहे हो तो x एक्सिस से 0 डिग्री एंगल पे करंट के फेजर को ड्रॉ किया जाएगा। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, पहले तो हम x एक्सिस से ओमेगा टी एंगल पे करंट के फेजर को ड्रॉ कर रहे थे या वोल्टेज के फेजर को ड्रॉ कर रहे थे। ऐसा हम सिंपल करने के लिए कर रहे हैं, थोड़ा मैं डायग्राम सिंपल बन जाए इसलिए हमने किया है। तो मैं ये जो डायग्राम बना रहा हूँ ये कब बना रहा हूँ, t = 0 पे। t = 0 पे करंट का फेज हो जाएगा 0, तो x एक्सिस से आपको 0 डिग्री एंगल पे यानी कि x एक्सिस के अलोंग ही आपको करंट के फेजर को ड्रॉ करके दिखाना है, ठीक है। अब रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है VR, और जो करंट रेजिस्टेंस में से पास होता है, कौन सा करंट, अल्टरनेटिंग करंट, ये हमेशा सेम फेज में होते हैं। याद होगा आपको कि रेजिस्टेंस करंट और वोल्टेज को क्या रखता है, हमेशा सेम फेज में रखता है। तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको कहां ड्रॉ करना चाहिए इस डायग्राम में, बताओ सोच के। रेजिस्टेंस और करंट है ना, रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और करंट ये दोनों हमेशा सेम फेज में होते हैं। सेम फेज में होने का मतलब है जिस लाइन पे आपने करंट को ड्रॉ किया है उसी लाइन पे आपको वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस इसके फेजर को ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट और वोल्टेज को सेम फेज में रखता है। तो जिस लाइन पे आपने करंट को ड्रॉ किया है उसी लाइन पे आपको
वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि इनके बीच में फेज डिफरेंस हमेशा 0 होता है। अब इंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है VL और करंट है, उनके बीच में हम फेजर डायग्राम बनाएंगे। तो करंट का फेजर तो हमने दिखाई रखा है। अब वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर VL, उसको रिप्रेजेंट करना है डायग्राम में। आपको पता है कि जो इंडक्टर है उसके केस में वोल्टेज लीड करता है और करंट लैग करता है। और कितने एंगल से वोल्टेज लीड करता है? बाई π/2, 90 डिग्री से। यानी कि करंट का जो फेजर है उससे 90 डिग्री आगे आपको वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर को रिप्रेजेंट करना है, VL को। तो VL आएगा यहाँ पे पॉजिटिव y एक्सिस के अलोंग, ये है अपना VL। और जो कैपेसिटर है उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमें हमेशा करंट से लैग करता है। कैपेसिटर हमेशा करंट को लीड करवाता है, वोल्टेज को लैग करवाएगा। इसकी वजह से कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है VC, वो करंट से पीछे रहेगा। और कितना पीछे रहेगा? 90 डिग्री पीछे रहता है। ठीक है, तो ये करंट वाला फेजर है, इससे 90 डिग्री पीछे चले जाओ। मतलब यहां पे हम किसको ड्रॉ करेंगे? VC को ड्रॉ करेंगे। तो VR इधर है, VL इधर और VC इधर है। और इन तीनों का जो रिजल्टेंट है उसको हम E0 बोलेंगे। रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना? VR। जो कैपेसिटर उसके अक्रॉस VC, इंडक्टर के अक्रॉस VL, तीनों को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस इन द सर्किट, जो कि E0 को रिप्रेजेंट करेगा। तो आपको VR, VL और VC को ऐड करना है। तो क्या हम इनको डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं? डायरेक्टली तो ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि अलग अलग डायरेक्शन में है ना। अलग अलग डायरेक्शन में तो इनको वेक्टर एडिशन से ऐड करना पड़ेगा। कैसे ऐड करना पड़ेगा? वेक्टर एडिशन से ऐड करना पड़ेगा। अब देखो, वेक्टर एडिशन करेंगे और इन तीनों का रिजल्टेंट फाइंड करेंगे, यानी कि E0 फाइंड करेंगे। उसके लिए यहाँ पे देखो, एक चीज हमने यहाँ पे एज्यूम कर रखी है कि जो एक्सेल है वो एक्सिस से ज्यादा है। अगर एक्सेल ज्यादा होगा एक्सिस से, तो VL की वैल्यू VC से ज्यादा आएगी। I0 तो दोनों में कॉमन ही है। एक्सेल अगर ज्यादा है एक्सिस से, तो इसका मतलब VL की वैल्यू VC से क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। ऐसे मैंने डायग्राम में भी दिखा रखा है। देखो, VL वाला जो वेक्टर है ये बड़ा है, VC वाला वेक्टर छोटा है। इसका मतलब VL का मैग्नीट्यूड VC से क्या होगा? ज्यादा होगा। ऐसा हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं। क्या मान के चल रहे हैं हम यहाँ पे? कि VL ज्यादा है और VC कम है, ये हम मान के चल रहे हैं। एज्यूम किया हमने। इसका उल्टा भी एज्यूम कर सकते हैं कि VL छोटा है VC बड़ा है, या दोनों बराबर है, ऐसा भी एज्यूम कर सकते हो। ये 3 केस होते हैं। तो हम एक केस लेके चल रहे हैं, उसको सॉल्व करेंगे, फिर जो भी आंसर आएगा, फिर जो फॉर्मूला बनेगा उससे हम बाकी के 2 केस भी स्टडी कर लेंगे। तो ये मैंने एज्यूम कर लिया कि एक्सेल एक्सिस से ज्यादा है, यानी कि VL VC से ज्यादा होगा, जो कि डायग्राम में दिखा रखा है यहाँ पे। अब आपको VR, VL और VC को ऐड करना है, 3 वेक्टर्स को ऐड करना है। पहले इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, VL और VC को। अब ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। जब भी 2 वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो उनका रिजल्टेंट हमेशा बड़े वाले वेक्टर की डायरेक्शन में आता है ना। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो किधर आएगा? ऊपर की तरफ आएगा। और कितना आएगा? VL माइनस VC के बराबर आएगा। तो ये आ गया अपने पास में कौन? VL और VC का रिजल्टेंट कितना आएगा? ये VL माइनस VC आएगा। आया समझ में? तो ये है VL माइनस VC। अब इसमें आपको VR ऐड करना है। अब VR और VL माइनस VC, इनके बीच का एंगल देखो कितना है? 90 डिग्री। अब 2 वेक्टर्स को ऐड करना है, उनके बीच का एंगल पता है हमको, तो वेक्टर एडिशन वाला फॉर्मूला लगा दो। 2 वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो वेक्टर एडिशन वाला जो फॉर्मूला है वो ये बोलता है कि अगर उनके बीच में एंगल थीटा है, कोई भी 2 वेक्टर सपोज A और B और उनके बीच का एंगल थीटा है, तो उसका जो रिजल्टेंट आएगा उसका फॉर्मूला होगा √(a² + b² + 2ab cos थीटा। यहाँ पे थीटा कितना है? 90 डिग्री। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आने वाला है उसी को हम क्या नाम दे रहे हैं? यहाँ पे E0 नाम दे रहे हैं, मतलब मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस इन द सर्किट। ठीक है, तो आपको क्या क्या ऐड करना है? एक तो VR ऐड करना और एक VL माइनस VC ऐड करना है। क्या क्या ऐड करना है? VR और VL माइनस VC, इनके बीच का एंगल है 90 डिग्री। रिजल्टेंट फाइंड कर रहा हूं, जिसको मैं E0 बोलूंगा। तो ये बराबर आएगा √, देखो VR² प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर, फॉर्मूला लगा रहा हूं √(a² + b² + 2ab cos थीटा वाला। प्लस क्या आएगा? प्लस आएगा 2 इंटू VR इंटू VL माइनस VC इंटू cos 90, और cos 90 कितना होगा? 0। तो ये वाली टर्म तो 0 हो गई
और ई नोट किसके बराबर आएगा सॉल्व करने पे, अंडर रूट ऑफ वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी होल स्क्वायर। एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अपने पास निकल के आ गया, याद रखेंगे इसको। जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है उसका फॉर्मूला होगा अंडर रूट ऑफ वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी होल स्क्वायर। आया समझ में? ठीक है, तो यहां पे ई नोट की वैल्यू अपने पास आ गई अंडर रूट ऑफ वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, स्टार लगा देता हूं इसके ऊपर। ठीक है जी, अब इसी फॉर्मूले से हम एक और चीज कैलकुलेट करके देखते हैं। देखो यहां पे मैंने लिखा ई नोट इक्वल टू, ये जो वी आर वी एल और वी सी इन तीनों की वैल्यूज पुट कर रहा हूं मैं यहां से। वी आर किसके बराबर है आई नोट इंटू आर, वी एल किसके बराबर है आई नोट एक्सएल, और वी सी किसके बराबर है आई नोट एक्स सी। पुट करो इसमें, यह आएगा आई नोट इंटू आर इसका होल स्क्वायर, यह आएगा आई नोट इंटू एक्सएल, यह आएगा आई नोट इंटू एक्स सी इसका होल स्क्वायर कर देंगे। आई नोट में यहां से कॉमन लेके बाहर निकाल रहा हूं, ये देखो आई नोट इस ब्रैकेट से बाहर आएगा तो आई नोट स्क्वायर होगा, इसमें से भी आई नोट बाहर आएगा ब्रैकेट से तो आई नोट का स्क्वायर होगा, लेकिन अंडर रूट से बाहर निकालोगे तो ये आई नोट होके बाहर जाएगा और अंडर रूट में बचेगा इधर तो आर स्क्वायर और इधर एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ बचेगा। ठीक है, अब आई नोट को इसके नीचे लिख देते हैं, तो ये बन गया ई नोट अपॉन आई नोट इक्वल टू क्या आया अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर। क्या आया ई नोट अपॉन आई नोट किसके बराबर आया अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर के बराबर आ गया। अब याद करो ये ई नोट अपॉन आई नोट क्या चीज होती है, ये तो रेजिस्टेंस होता है। वोल्टेज अपॉन करंट किसको रिप्रेजेंट करेगा रेजिस्टेंस को, तो ये कौन सा रेजिस्टेंस आ गया, ये आ गया अल्टरनेटिंग करंट के लिए इस आरएलसी सर्किट का रेजिस्टेंस। आरएल ये जो आरएलसी सर्किट है इसका ओवरऑल रेजिस्टेंस निकल के आ गया, और इस ओवरऑल रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं इंपीडेंस, जिसको मैं जेड के सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। जेड क्या चीज है यहाँ पे, इंपीडेंस बोलते हैं इसको। जेड का मतलब होता है आरएलसी सर्किट का ओवरऑल रेजिस्टेंस। क्या नाम है इसका, इंपीडेंस बोलते हैं इसको। इंपीडेंस का मतलब क्या है, जब तीनों कंपोनेंट आर एल और सी सीरीज में कनेक्टेड हो एसी वोल्टेज को सोर्स के अक्रॉस, तो ये तीनों मिलके कितना अल्टरनेटिंग करंट को रोक पाएंगे, कितना अपोज कर पाएंगे, तो उस अपोजिशन को हम बोलते हैं इंपीडेंस ऑफ द सीरीज आरएलसी सर्किट। और उसका फॉर्मूला क्या होगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर। तो दूसरा फॉर्मूला ये है इंपॉर्टेंट, अलग लिख रहा हूं यहाँ पे, जेड इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला भी काफी इंपॉर्टेंट है, जगह जगह हम इसको यूज कर रहे होंगे, याद कर लेना ये। ठीक है, एक चीज और देखो, यहाँ पे वोल्टेज का जो फेजर है वो इधर आ रहा है, करंट का फेजर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। अब बताओ दोनों में से लीड कौन कर रहा है, वोल्टेज लीड कर रहा है या करंट लीड कर रहा है? तो आगे कौन है दोनों में से, वोल्टेज का फेजर आगे है तो ये क्या करेगा लीड करेगा, करंट से वोल्टेज लीड कर रहा है, और कितने एंगल से लीड कर रहा है इसको मान लेते हैं फाई। तो ये फाई क्या हो गया, वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस हो गया। अब ये फाई भी कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि कितना होगा। तो आप इस राइट एंगल ट्राइंगल को ध्यान से देखो, इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये वाली साइड किसके बराबर है, VL माइनस VC के बराबर है, और ये जो ये वाली साइड है बेस, ये VR के बराबर है। इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ये तो क्या हो गया बेस जो कि VR के बराबर है, और ये क्या हो गया परपेंडिकुलर जो कि VL माइनस VC के बराबर है। समझ में आया? तो यहां से बेस और परपेंडिकुलर इन दोनों में जो रिलेशन होता है यानी कि tan फाई, उससे हम लिख सकते हैं tan फाई बराबर परपेंडिकुलर यानी कि VL माइनस VC डिवाइडेड बाई बेस यानी कि VR। ये आ गया अपने पास में। और अगर VL VC इन सब की वैल्यूज पुट कर दी जाए, VR इन सब की, तो ये आएगा tan फाई बराबर VL क्या होगा आई नोट इंटू एक्सएल, VC क्या होगा आई नोट इंटू एक्सी डिवाइडेड बाई आई नोट इंटू आर। VR की वैल्यू आई नोट इंटू आर होगी। अब देखो आई नोट इधर कॉमन लेके इस नीचे वाले आई नोट से आप कैंसिल कर सकते हो, तो ऊपर क्या बचेगा एक्सएल माइनस एक्सी और नीचे आर बचेगा। तो जो फेज डिफरेंस अपने पास आएगा, कहां लिखो इसको, इधर ही लिख देता हूं छोटा सा, ये जो आएगा ये आएगा tan फाई इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी डिवाइडेड बाई आर। ये तीसरा फॉर्मूला है जो काफी
इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला याद रखेंगे। फॉर्मूला क्या है, tan फाई इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी डिवाइडेड बाई आर। अगर फाई फाइंड करना हो तो tan इनवर्स एक्सएल माइनस एक्सी डिवाइडेड बाई आर लिख देंगे इसको। अगर फाई बताना हो तो इधर ये जाएगा तो क्या होगा, tan इनवर्स एक्सएल माइनस एक्सी डिवाइडेड बाई आर, ये फॉर्मूला बन जाएगा अपना। आया समझ में? ठीक है, तो तीन फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, वो याद करने हैं। एक तो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या गया, अंडर रूट ऑफ वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी होल स्क्वायर। इसी फॉर्मूले से आप ई आर एम एस भी कैलकुलेट कर सकते हो, बस उसमें आपको ये करना पड़ेगा, यहाँ पे वी आर वी एल और वी सी की जगह, मतलब जो मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप है उनकी जगह आर एम एस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर पुट करना होगा। बस इतना ही करना है, फिर इससे ई आर एम एस निकल के आएगा। अभी तो मैक्सिमम वैल्यू आप वही मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर पुट कर रहे हो इस फॉर्मूले में, तो आपके पास ई नोट निकल के आया। अगर आप आरएमएस वोल्टेज ड्रॉप लिखोगे, आरएमएस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, तो आपके पास आरएमएस वोल्टेज यानी कि ई आरएमएस निकल के आएगा। तो इसी फॉर्मूले से दोनों कैलकुलेट होंगे। और इंपीडेंस यानी कि ओवरऑल जो रेजिस्टेंस है एसी के लिए इस आरएलसी सर्किट का, वो भी हमने यहाँ पे फाइंड किया, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंपीडेंस। फॉर्मूला क्या है इसका, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर। ठीक है, और करंट और वोल्टेज के बीच का फेज डिफरेंस जब भी फाइंड करना हो सीरीज आरएलसी सर्किट में, तो फॉर्मूला यूज करेंगे tan फाई बराबर एक्सएल माइनस एक्सी डिवाइडेड बाई आर। ठीक है, आया समझ में? ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे वाले एक दो टॉपिक इसी से रिलेटेड है। चलो आगे फिर। ठीक है, अब मैं आपको कुछ स्पेशल केस बताने जा रहा हूं। देखो, जो सीरीज आरएलसी सर्किट हमने स्टडी किया था उसमें इंपीडेंस का फॉर्मूला अपने पास आया Z इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर। और करंट और वोल्टेज के बीच में जो फेज डिफरेंस है उसका फॉर्मूला है फाई इक्वल टू tan इनवर्स एक्सएल माइनस एक्सी डिवाइडेड बाई आर। ये तो सीरीज आरएलसी सर्किट की बात हुई, लेकिन हो सकता है कि सर्किट में तीनों कंपोनेंट कनेक्ट नहीं हो, सिर्फ रजिस्टर और इंडक्टर कनेक्टेड हो, या रजिस्टर और कैपेसिटर कनेक्टेड हो, या इंडक्टर और कैपेसिटर कनेक्टेड हो। तो इनको हम एक अलग नाम से जानते हैं सर्किट्स को। जैसे रजिस्टर और इंडक्टर अगर कनेक्टेड है तो उसको बोलते हैं आरएल सर्किट, आर एल। आर मतलब रेजिस्टेंस, एल मतलब इंडक्टर, ये दोनों आपस में कनेक्टेड है सीरीज के अंदर एक एसी वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस। तो इस सर्किट के लिए इंपीडेंस कितना होगा, तो Z की वैल्यू निकल के आएगी। देखो, जो चीज सर्किट में नहीं है उसको जीरो मान लो। जैसे आरएल सर्किट में कैपेसिटर नहीं है, तो कैपेसिटर नहीं है तो XC की वैल्यू क्या होगी, जीरो। जो चीज नहीं है उसकी वैल्यू जीरो मान लेंगे। तो XC की वैल्यू अगर जीरो पुट करोगे इस फॉर्मूले में, तो ये फॉर्मूला आएगा Z इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। ये वैल्यू जीरो हो गई तो एक्सएल स्क्वायर हो गया यहाँ पे, तो अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला है, इंपीडेंस ऑफ द आरएल सर्किट का फॉर्मूला है। इसी तरीके से करंट और वोल्टेज के बीच का फेज डिफरेंस कैलकुलेट किया जाए आरएल सर्किट के लिए तो कितना आएगा, ये आएगा tan इनवर्स। बताओ क्या लिखना है, XC की वैल्यू जीरो पुट कर दो आरएल सर्किट के लिए, तो ये आएगा tan इनवर्स एक्सएल अपॉन आर। ये आ गया अपना आंसर। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आपको यूज करने हैं आरएल सर्किट के लिए। इसी से मैं ये डिराइव करके आपको बता रहा हूं या इसी से कैलकुलेट करके बता रहा हूं। दूसरा हो सकता है कि आपके पास में आरसी सर्किट हो, आर और सी आपस में कनेक्टेड हो सीरीज के अंदर। अगर आर और सी कनेक्टेड हैं सीरीज में एक एसी वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस, तो सर्किट का जो इंपीडेंस आपको मिलेगा वो कितना मिलेगा। तो सर्किट में कौन सी चीज नहीं है इस बार, इंडक्टर नहीं है, तो एक्सएल की वैल्यू को जीरो मान लेंगे। इस बार किसको जीरो मानेंगे, एक्सएल इक्वल टू जीरो। जैसे आरएल सर्किट के लिए आपने एक्सी को जीरो लिया था, उसी तरीके से आरसी सर्किट के लिए आपको एक्सएल को जीरो मानना है। ठीक है, जेड इक्वल टू क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर, और अगर एक्सएल को जीरो मानोगे तो माइनस एक्सी का होल स्क्वायर होगा प्लस का एक्सी स्क्वायर। ये आ गया अपने पास में। ठीक है, अच्छा, जो फेज डिफरेंस आएगा करंट और वोल्टेज के बीच में वो कितना आएगा, तो फाई इक्वल टू tan इनवर्स एक्सएल को जीरो पुट कर दो, ये आएगा माइनस एक्सी अपॉन आर, और ये आंसर नेगेटिव में आएगा। देखो, ये नेगेटिव में आएगा आंसर, मतलब फेज डिफरेंस नेगेटिव आएगा। इसका मतलब ये है कि अगर आरसी सर्किट में हम देखेंगे तो करंट और वोल्टेज में से कौन लीड करेगा, तो फेज डिफरेंस जब भी नेगेटिव आता है तो समझ जाना कौन लीड कर रहा है, करंट लीड कर रहा है। आरएल सर्किट में कौन लीड करेगा, तो यहाँ पे फेज डिफरेंस सॉल्व करने पे पॉजिटिव आएगा जो भी आएगा।
है ना, यहाँ पे प्लस का सिंबल है ना, दोनों वैल्यूज पॉजिटिव है तो आंसर भी पॉजिटिव में आएगा। फेज डिफरेंस पॉजिटिव आने का मतलब है कि यहाँ पे वोल्टेज लीड कर रहा होगा। तो आरएल सर्किट में वोल्टेज लीड करेगा और कितने एंगल से लीड करेगा वो इस फॉर्मूले से सॉल्व करके कैलकुलेट करना है। अगर आरसी सर्किट की बात करेंगे तो कौन लीड करेगा, करंट लीड करेगा। ये कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे ये आंसर नेगेटिव में आएगा और कितना लीड करेगा वो इसको सॉल्व करने से पता चलेगा, तो इससे हम कैलकुलेट करेंगे। फिर तीसरा सर्किट हो सकता है एलसी सर्किट, फॉर एलसी सर्किट। अगर एलसी सर्किट होगा तो किसको जीरो मानोगे, आर को जीरो मान लोगे। वैसे ये आइडियल केस में हो सकता है, बाकी जब भी आप इंडक्टर और कैपेसिटर को सर्किट में लगाते हो तो इंडक्टर का और कैपेसिटर का खुद का भी थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस होता है, तो ये जो रेजिस्टेंस है ये अनवांटेड तरीके से सर्किट में आ जाता है। आप नहीं भी चाहोगे तो भी आ जाएगा। तो आर को हम जीरो नहीं कर सकते किसी भी सर्किट में, लेकिन एक आइडियल कंडीशन मानी गई है कि प्योर इंडक्टर और प्योर कैपेसिटर हमने सीरीज में एक ऐसी वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस लगा रखे हैं जिनका रेजिस्टेंस कितना है, जीरो के बराबर है, तब ये लगाना है। ठीक है, तब ये कंडीशन स्टडी की जा रही है। तो बताओ इंपेडेंस क्या आएगा, इंपेडेंस आएगा, अब आर की वैल्यू तो जीरो पुट कर देंगे तो ये आएगा एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर और उसका अंडर रूट, तो एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वायर अंडर रूट, तो ये अंडर रूट हट जाएगा तो जेड की वैल्यू क्या आएगी, एक्सएल माइनस एक्सी। अब ये डिफरेंस पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है, वो डिपेंड करेगा कि एक्सएल ज्यादा है या एक्सी ज्यादा है। लेकिन आपको जो भी डिफरेंस आएगा उसको पॉजिटिव में ही लेना है, क्योंकि जैसे रेजिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता उसी तरीके से इंपीडेंस भी कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। इंपीडेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो एक्सएल अगर ज्यादा है एक्सी से तब तो ये डिफरेंस पॉजिटिव ही आएगा, लेकिन अगर एक्सएल कम है और एक्सी ज्यादा है तब ये डिफरेंस आएगा नेगेटिव में, है ना। ये छोटी वैल्यू है, ये बड़ी वैल्यू है, तो डिफरेंस क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा। और नेगेटिव में डिफरेंस आएगा तो हम उसको पॉजिटिव सिंबल के साथ में ही लिखेंगे, नेगेटिव में नहीं लेना है, इसलिए मोड का सिंबल लगाया है हमने। ठीक है, बताओ करंट और वोल्टेज के बीच का फेज डिफरेंस कितना होगा, तो उसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे फाई इक्वल टू टेन इनवर्स, क्या लिखेंगे, एक्सएल माइनस एक्सी डिवाइडेड बाई जीरो। आर की वैल्यू तो जीरो पुट करनी है ना, एक्सएल माइनस एक्सी डिवाइडेड बाई जीरो, तो ये बनेगा इनफाइनाइट। लेकिन प्लस इनफाइनाइट बनेगा या माइनस इनफाइनाइट, अगेन वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि एक्सएल ज्यादा है या एक्सी ज्यादा है। अगर एक्सएल ज्यादा है एक्सी से तो ये कुछ पॉजिटिव वैल्यू आएगी जिसको आप जीरो से डिवाइड करोगे तो प्लस इनफाइनाइट बनेगा ये। और अगर एक्सएल कम है और एक्सी ज्यादा है उस कंडीशन में ऊपर एक नेगेटिव वैल्यू आएगी, उसको जीरो से डिवाइड करोगे तो माइनस इनफाइनाइट बनेगा। टेन फंक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट जब भी होती है तो वो पाई बाय 2 एंगल पे होती है, इसका मतलब फेज डिफरेंस की वैल्यू निकल के आएगी टेन इनवर्स प्लस माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू आएगी प्लस माइनस पाई बाय 2 के बराबर। ये आपको याद रखना है कि टेन फंक्शन इनफाइनाइट कब होता है, पाई बाय 2 एंगल पे होता है। तो अगर ये जो सॉल्व करने पे आंसर आ रहा है ये प्लस इनफाइनाइट आ रहा है तो इसका मतलब फेज डिफरेंस होगा प्लस पाई बाय 2, और ये सॉल्व करने पे अगर माइनस इनफाइनाइट बन रहा है तब फेज डिफरेंस होगा माइनस पाई बाय 2। तो दोनों आंसर पॉसिबल है, इसलिए मैंने प्लस माइनस दोनों लगाया है। तो ये हो गया फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। और कौन लीड करेगा कौन लैग करेगा वो डिपेंड करेगा कि एक्सएल की वैल्यू ज्यादा है या एक्सी की वैल्यू ज्यादा है। अच्छा, तीनों का बिहेवियर आपको याद रखना है। रेजिस्टेंस हमेशा करंट और वोल्टेज को सेम फेज में रखने की कोशिश करेगा, वो करंट और वोल्टेज को सेम फेज में रखेगा। सेम फेज मतलब उनके बीच का फेज डिफरेंस जीरो बनाने की कोशिश करेगा, कौन, रेजिस्टर। लेकिन इंडक्टर की टेंडेंसी ये होती है कि वोल्टेज को लीड करवा दे और करंट को लैग करवा दे बाई एंगल पाई बाय 2। इंडक्टर का काम क्या है, वोल्टेज को लीड करवाना और करंट को लैग करवाना, कितने एंगल से, पाई बाय 2 एंगल से। और कैपेसिटर का काम एकदम उल्टा है इंडक्टर से, कैपेसिटर का काम है करंट को लीड करवाना, वोल्टेज को लैग करवाना बाई एंगल पाई बाय 2। ये चीज समझ में आई क्या, कैपेसिटर का काम है करंट को लीड करवाना, इंडक्टर का काम है वोल्टेज को लीड करवाना, और रेजिस्टेंस का काम है दोनों को सेम फेज में रखना। ठीक है, तो ये इनका नेचर आपको याद रखना है। अब छोटे मोटे क्वेश्चंस कर लेते हैं एक दो। इसके बाद में एक क्वेश्चन दिया हुआ देखो, 3 इलेक्ट्रिकल सर्किट्स हैविंग AC sources of variable frequency are shown in figure. Initially the current flowing in each of these is same. If the frequency of the applied AC source is increased, how will the current flowing in these circuits be affected? Give reason for your answer. ये बोला कि 3 अलग अलग यहाँ पे सर्किट दिखा रखे हैं, एक में रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, एक में इंडक्टर और एक में कैपेसिटर। शुरुआत में तीनों में जो करंट फ्लो हो रहा है वो सेम है। शुरुआत में क्या है, तीनों में जो करंट फ्लो हो रहा है वो सेम है, और सेम वोल्टेज सोर्स तीनों के अक्रॉस कनेक्ट कर रखा है जिसकी फ्रीक्वेंसी है अभी f के बराबर।
तीनों की फ्रीक्वेंसी क्या है, एफ के बराबर है, और तीनों बराबर वोल्टेज के एसी वोल्टेज सोर्स लगा रखे हैं। ठीक है, बस चेंज यहाँ पे है कि तीन कंपोनेंट अलग अलग हैं, बाकी ये सोर्स सेम है, करंट भी सर्किट में सेम है और फ्रीक्वेंसी भी सेम रखी हुई है सोर्सेस की। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज सोर्स इज इंक्रीज, अगर हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर दें तो बताओ सर्किट में फ्लो होने वाले करंट पे क्या इफेक्ट होगा इसका। ठीक है, तो पहले ये चेक करना पड़ेगा कि इन तीनों कंपोनेंट पे फ्रीक्वेंसी का क्या इफेक्ट होता है, फ्रीक्वेंसी कम ज्यादा करने से इनकी वैल्यूज कैसे चेंज होती है। पहले हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं, तो इसके लिए मैं एक ग्राफ के थ्रू ये चीज बता रहा हूं। अगर हम फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे तो किस तरीके से रेजिस्टेंस चेंज होगा। भाई जो रजिस्टर होता है वो चाहे अल्टरनेटिंग करंट हो चाहे डायरेक्ट करंट हो, दोनों को बराबर तरीके से रोकेगा। ये कोई पार्शियलिटी नहीं करता कि एसी को ज्यादा रोकता है डीसी को कम रोकता है, ऐसा नहीं है। जो रजिस्टर है उसमें से चाहे अल्टरनेटिंग करंट पास हो चाहे डायरेक्ट करंट पास हो, दोनों को बराबर रोकेगा, यानी कि फ्रीक्वेंसी का इस पर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। जितना रेजिस्टेंस एसी के लिए है उतना ही डीसी के लिए है, चाहे फ्रीक्वेंसी कम हो ज्यादा हो कोई फर्क नहीं पड़ना, मतलब रेजिस्टेंस क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, इंडक्टर के लिए देखते हैं। अब इंडक्टर के लिए फ्रीक्वेंसी का क्या रिलेशन है, तो इंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है एसी के लिए उसको हम बोलते हैं एक्सएल, और आपको याद होगा एक्सएल का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा एल। ओमेगा क्या होता है, 2 पाई एफ, है ना। तो एक्सएल क्या आ गया, 2 पाई एफ इंटू एल के बराबर आ गया। अब आप खुद बता सकते हो कि जो एक्सएल की वैल्यू है वो फ्रीक्वेंसी पे कैसे डिपेंड करेगी। एक्सएल और फ्रीक्वेंसी ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, 2 पाई और एल तो कांस्टेंट होता है, तो एक्सएल फ्रीक्वेंसी के साथ में इंक्रीज होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। मतलब एक्सएल अगर एफ बढ़ाओगे तो एक्सएल भी बढ़ेगा। इसका मतलब इससे जो ग्राफ बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा जो कि ओरिजिन से पास होगा, ये ग्राफ बनता है इसका। ठीक है, मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे एक्सएल की वैल्यू इंक्रीज होती है, ये हमको समझ में आया फॉर्मूले से। फिर तीसरा कंपोनेंट कौन है यहाँ पे, तीसरी चीज कौन है यहाँ पे, तीसरी जो चीज है यहाँ पे वो है कैपेसिटर। तो उस पर फ्रीक्वेंसी का क्या इफेक्ट होगा वो देखते हैं, उसके कैपेसिटिव रिएक्टेंस पे। एक्सी का फॉर्मूला होता है एक्सी इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी, ओमेगा को लिख सकते हो 2 पाई एफ, है ना। तो एक्सी का फॉर्मूला हो गया 1 अपॉन 2 पाई एफ इंटू सी। अब बताओ फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो एक्सी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। एफ नीचे लिखा है एक्सी ऊपर लिखा है, इसका मतलब ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इसका ग्राफ आएगा इस तरीके से, हाइपरबोलिक टाइप। ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो एक्सी की वैल्यू घटती जाएगी। ठीक है, ये बात समझ में आई इतनी, बताओ। ठीक है जी, अब आपको ये देखना है कि करंट कैसे चेंज होगा सर्किट में। तो करंट का फॉर्मूला होता है आई इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, करंट इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी के साथ में चेंज ही नहीं हो रहा है, इसका मतलब करंट भी चेंज नहीं होगा। इसका मतलब करंट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, कांस्टेंट रहेगा। सेकंड केस में बताओ, अगर आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओगे तो एक्सएल बढ़ जाएगा। अब करंट का फॉर्मूला होता है ई अपॉन, सर्किट में एल कनेक्टेड है और इंडक्टर का जो एसी के लिए रेजिस्टेंस है उसको एक्सएल बोलते हैं, तो एक्सएल से इसको डिवाइड करोगे। करंट इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की जगह क्या आएगा यहाँ पे एक्सएल, क्यों, क्योंकि इंडक्टिव सर्किट है, उसके लिए एक्सएल लिखना होता है। अब बताओ फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो क्या होगा, एक्सएल की वैल्यू बढ़ेगी। ग्राफ से भी समझ में आ रहा है, ये एक्सएल बढ़ेगा तो करंट की वैल्यू घटेगी, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बढ़ने से करंट कम होता जाएगा। और तीसरा वाला जो केस है उसमें देखो, अगर आप करंट को लिखते हो तो इसको लिखेंगे इसमें करंट इक्वल टू वोल्टेज अपॉन एक्सी, कैपेसिटर का एसी के लिए जो रेजिस्टेंस है उसको एक्सी लिखा जाता है। अब आप बताओ अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो उससे फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से एक्सी की वैल्यू कम होती जाएगी। एक्सी अगर कम होगा इस फॉर्मूले में तो आई की वैल्यू बढ़ेगी, इंक्रीज होगा करंट। आया समझ में। तो पहले केस में फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे करंट कोई चेंज नहीं आएगा, सेम रहेगा। सेकंड केस में फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे करंट कम हो जाएगा, और थर्ड केस में जब कैपेसिटर कनेक्टेड है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे करंट इंक्रीज होगा। आया समझ में, क्लियर है एकदम, ठीक। तो ये तीनों जो कंपोनेंट है उनका बिहेवियर हमने समझा है इस क्वेश्चन में, कि वो किस तरीके से बिहेव करते हैं, फ्रीक्वेंसी कम ज्यादा करने से उन पे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, ठीक है। एक चीज और समझते हैं कि जो कैपेसिटर है और जो इंडक्टर है
वो किसको पास होने देते हैं एसी और डीसी में से और किसको रोकते हैं। तो इसके लिए आप एक चीज याद रखो, इससे कंफ्यूजन नहीं होगा आपको कि भाई एक तो कौन किसको पास होने देगा, कौन किसको ब्लॉक करेगा, वो देखते हैं पहले। तो सबसे पहले इंडक्टर के लिए देखते हैं, ये याद रखने की ट्रिक है बस, है ना, याद रखने की ट्रिक है। कोई भी इंडक्टर है जब उसमें से डीसी पास होगी, क्या पास होगी उसमें से, डीसी, तो डीसी सीधी चलती है, मतलब डायरेक्ट कांस्टेंट होता है टाइम के साथ में, तो डीसी ऐसे इसमें से सीधी पास हो जाएगी। लेकिन अगर इंडक्टर में से एसी को पास होना है तो एसी इस तरीके से चेंज होती रहती है बार बार, तो ये यहाँ पे उलझ के रह जाएगी और ये इसमें से पास नहीं हो पाएगी। इस तरीके से याद रखने की ट्रिक है ये कि डायरेक्ट करंट जो इंडक्टर है उसमें से सीधा चलता है इसलिए वो पास हो जाता है, और जो अल्टरनेटिंग करंट है वो इसमें उलझ के रह जाता है, मतलब इसमें से पास नहीं हो पाता। मतलब इंडक्टर किसको पास होने देता है, डीसी को, और एसी को ब्लॉक कर देता है। जो कैपेसिटर है उसके लिए कैसे याद रखेंगे, जो कैपेसिटर है इसकी दोनों प्लेट्स के बीच में एक गैप है, तो अगर इसमें से डीसी पास होना चाहेगी, डीसी सीधी चलती है तो वो इसमें से पास नहीं हो पाएगी क्योंकि यहाँ पे रास्ता टूटा हुआ है बीच में, ठीक है, तो इसमें से डीसी नहीं निकल पाती, लेकिन एसी इसमें से निकल जाती है ऐसे, ठीक है, एसी इसमें से क्या होगी, पास हो जाएगी। इस तरीके से आप याद रख सकते हो, ये सिर्फ याद रखने की ट्रिक है कि कैपेसिटर किसको ब्लॉक करेगा, कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक करेगा, एसी को पास होने देगा, और जो इंडक्टर है वो क्या करेगा, डीसी को पास होने देगा और एसी को रोकेगा, ठीक है, एक दूसरे से अपोजिट काम करते हैं ये हमेशा, ठीक है। एक और चीज समझो, करंट और वोल्टेज में से कौन लीड करता है, कौन लेग करता है, जब इंडक्टर को आप कनेक्ट करते हो सर्किट में या कैपेसिटर को कनेक्ट करते हो। अगर आप इंडक्टर को या कैपेसिटर को किसी ऐसी वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस कनेक्ट करते हो तो करंट और वोल्टेज में से कौन लीड करेगा और कौन लेग करेगा वो समझते हैं। तो इसके लिए आप एक वर्ड याद रखो, क्या लिखा है मैंने, सिविल, ठीक है, ये वर्ड याद रखेंगे। ये जो वर्ड है इसके पहले जो 3 लेटर हैं उनको ध्यान से देखो, क्या है, सी आई वी, सी मतलब कैपेसिटर। जब भी कैपेसिटर सर्किट में कनेक्ट होगा तो आई और वी में से पहले कौन आया, आई, इसका मतलब करंट लीड करेगा, करंट आगे रहेगा, तो आई लीड्स, करंट लीड करेगा। और लास्ट के 3 लेटर्स को अगर आप ध्यान से रीड करोगे तो यहां पे देखो वी आई एल, एल मतलब इंडक्टर, इंडक्टर अगर कनेक्ट होगा तो वी और आई में से पहले कौन आया, वी, यानी कि वोल्टेज लीड्स, ठीक है, ये चीज याद रखेंगे हम लोग, ठीक है, तो इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कौन लीड करता है कौन लेग करता है, इस तरीके से। ये क्वेश्चन करते हैं, देखो, ए रजिस्टर ऑफ 400 ओम, an inductor of 5 upon pi Henry and a capacitor of 50 upon pi microfarad are connected in series across a source of alternating voltage 140 sin 100 pi t volt. Find the voltage, कौन सा वोल्टेज फाइंड करना है, RMS, across the resistor, inductor and capacitor. Is the algebraic sum of these voltages more than the source voltage? If yes, then resolve the paradox. ये बोल रहा है कि इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर के अक्रॉस आरएमएस वोल्टेज ड्रॉप बताओ, और इन तीनों को ऐड करके देखो क्या ये सोर्स वोल्टेज से ज्यादा आ रहा है, और अगर ज्यादा आ रहा है तो ज्यादा नहीं आना चाहिए क्योंकि सोर्स वोल्टेज जितना वोल्टेज सप्लाई करेगा उतना ही तो सर्किट में मिलेगा, तो ज्यादा अगर आ रहा है तो उसको एक्सप्लेन करो कि ये ज्यादा क्यों आ रहा है, ये आपको बताना है, ठीक है। एक एक करके जो जो चीजें क्वेश्चन में गिवन है पहले नोट कर लेते हैं। इसने दिया कि एक रजिस्टर है जिसकी वैल्यू कितनी है, 400 ओम, रजिस्टर की वैल्यू दे रखी है 400 ओम, इंडक्टर की वैल्यू दे रखी है 5 अपॉन पाई हेनरी, और कैपेसिटर की वैल्यू दे रखी है 50 अपॉन पाई माइक्रोफेरेड। ये आपको वैल्यूज गिवन है, ठीक है जी, ये तीनों वैल्यूज बता दी इसने। एसी वोल्टेज सोर्स लगा रखा है जिसकी इक्वेशन दे रखी है E इक्वल टू 140 साइन 100 पाई टी वोल्ट, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन है इसको ध्यान से देखो, यहां पे साइन फंक्शन के इधर क्या लिखा होता है, हमेशा ई नोट लिखा होता है, इसका मतलब ई नोट की वैल्यू इसने क्या दी है, 140 दी है। ई नोट मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज, जो कितना दिया है इसने, 140 वोल्ट के बराबर दिया है। और टी का मल्टीपल हमेशा कौन होता है, ओमेगा, टी का मल्टीपल हमेशा कौन होता है, ओमेगा। इसका मतलब ओमेगा की वैल्यू इसने किसने दी है, कितनी दी है, 100 पाई के बराबर दी है। ओमेगा की वैल्यू 100 पाई है जो हमने यहां से देख के पता लगा ली, और साइन फंक्शन के इधर जो भी लिखा होता है वो होता है अपना ई नोट, तो ई नोट की वैल्यू कितनी है, 140 वोल्ट के बराबर है। तो ये दोनों वैल्यूज अपने पास आ गई, ठीक है जी, ओके। अब
पहले ERMS भी कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ पे उसकी जरूरत पड़ेगी आपको। ERMS इक्वल टू क्या होता है, E नोट बाई √2। तो E नोट है 140 और √2 होता है 1.414। इसको सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेटली ये 100 के बराबर आएगा। तो 100 वोल्ट है अपना ERMS, ये 100 वोल्ट वैल्यू आ गई अपने पास। ठीक है जी। अच्छा, एक चीज और कैलकुलेट कर लेते हैं। इंडक्टर का जो AC के लिए रेजिस्टेंस है, जिसको हम बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, वो भी हम कैलकुलेट करके रख लेते हैं। XL इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा L। ओमेगा कितना है 100 पाई और L कितना है 5/पाई। सॉल्व करने पे क्या आएगा 500 ओम। याद रखो XL और XC इन दोनों की यूनिट क्या होती है, ओम होती है। इंपीडेंस की यूनिट भी ओम होती है। ठीक है, XC क्या होगा 1/ओमेगा C, तो 1/100 पाई और C की वैल्यू कितनी दे रखी है 50/पाई और ये माइक्रो में दे रखा है। माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶। इसको सॉल्व करोगे तो ये पाई कैंसिल हो जाएगा और ये बनेगा 5000। ये 10⁻⁶ ऊपर जाएगा तो ये सॉल्व करने पे आएगा 200 ओम। क्या आएगा 200 ओम के बराबर ही आएगा। आया समझ में। तो XC की वैल्यू अपने पास आ गई, XL आ गया, R इसने दिया ही है अपन को। तो क्या हम पूरे सर्किट का टोटल जो रेजिस्टेंस है, जिसको हम इंपीडेंस बोलते हैं, वो कैलकुलेट कर सकते हैं, इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। √R² प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर, ये आ गया अपने पास सर्किट का इंपीडेंस। वैल्यूज पुट करके सॉल्व करो। R की वैल्यू कितनी है 400 और XL की वैल्यू कितनी आई सॉल्व करने पे 500। XC कितना आया 200। सॉल्व करेंगे इसको तो Z की वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगा 400 का स्क्वायर और इधर ये बनेगा 300 का स्क्वायर। पूरा सॉल्व करोगे ना तो ये आएगा 500। पूरा सॉल्व करने पे आएगा 500 ओम। इसको सॉल्व करोगे तो पूरा सॉल्व करने पे क्या आएगा 500 ओम अपने पास आंसर निकल के आएगा। ठीक है जी, ये आ गया इंपीडेंस। इसने बोला कि RMS वोल्टेज ड्रॉप बताओ इंडक्टर, रेजिस्टर और कैपेसिटर के अक्रॉस। तो उसके लिए आपको IRMS फाइंड करना पड़ेगा और IRMS का फॉर्मूला क्या होता है ERMS डिवाइडेड बाई Z। अगर सीरीज RLC सर्किट है तो उसका ओवरऑल जो रेजिस्टेंस है उसको इंपीडेंस Z बोलते हैं और ERMS को Z से डिवाइड करोगे तब जाके अपने पास क्या आएगा IRMS आएगा। IRMS कैलकुलेट कर लेते हैं। ERMS की वैल्यू कितनी सॉल्व करी थी अभी 100। ठीक है, Z की वैल्यू कितनी 500 ओम, तो ये आएगा 1/5 एम्पियर। ये किसकी वैल्यू आ गई अपने पास IRMS आ गया। अब एक एक करके सारी चीजें कैलकुलेट करते हैं। जैसे रेजिस्टर के अक्रॉस जो RMS वोल्टेज ड्रॉप होगा वो होगा IRMS इंटू R के बराबर। IRMS कितना है 1/5। R कितना है क्वेश्चन में दिया है 400 ओम, कितना आएगा 80 वोल्ट। इसी तरीके से इंडक्टर के अक्रॉस RMS वोल्टेज ड्रॉप कितना आएगा IRMS इंटू XL। R की जगह कौन आ जाएगा XL। इंडक्टर का AC के लिए जो रेजिस्टेंस है उसको XL बोलते हैं, तो करंट को XL से मल्टीप्लाई करोगे तो ये अपने पास क्या आ जाएगा RMS वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर IRMS 1/5 और XL की वैल्यू हमने सॉल्व करी थी, ये आ रही है 500। कितना आएगा ये सॉल्व करने पे 100 वोल्ट आएगा। और इसी तरीके से VC कितना आएगा IRMS इंटू XC, ये IRMS 1/5 और XC की वैल्यू कितनी है 200। सॉल्व करने पे कितना आएगा 40 वोल्ट। तीनों चीजें आ गई। अब एक चीज देखो, अगर मैं इन तीनों को डायरेक्टली ऐड करता हूं VR, VL और VC को मैं डायरेक्टली ऐड करता हूं 80 + 100 + 40 तो ये 220 वोल्ट बनेगा। और ERMS यानी कि RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज जो सर्किट में सप्लाई की गई है वो 100 वोल्ट है, यानी कि जो सप्लाई किया है सोर्स ने RMS वोल्टेज वो तो 100 वोल्ट है और इन तीनों कंपोनेंट्स को मिला के जो टोटल मिला वो 220 वोल्ट है। तो ऐसा पॉसिबल है क्या? ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है भाई। जितना वोल्टेज सोर्स सप्लाई करेगा उतना ही तो अलग अलग कंपोनेंट्स को मिलेगा, उससे ज्यादा कैसे मिल सकता है? तो यहाँ पे गड़बड़ क्या है? गड़बड़ ये है कि आप इनको डायरेक्टली ऐड कर रहे हो। VR, VL और VC इन तीनों को डायरेक्टली ऐड करना है क्या? नहीं, हमने एक फेजर डायग्राम बनाया था
सीरीज आरएलसी सर्किट के लिए, और उसमें हमने ये देखा था कि वी आर, वी एल और वीसी ये तीनों अलग अलग डायरेक्शन में होते हैं। उसका फेजर जो था ना वी आर का, वी एल का और वीसी, ये तीनों अलग अलग डायरेक्शन में थी, और आपको इनका वेक्टर एडिशन करके रिजल्टेंट फाइंड करना होता है। और उसके लिए फॉर्मूला बनता है ई आर एम एस इक्वल टू, अगर आपको वेक्टर एडिशन वाले फॉर्मूले से इनको सॉल्व करना है ऐड करके, क्योंकि अलग अलग फेज में होते हैं, इसलिए वो फॉर्मूला बनता है वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या ये 100 वोल्ट के बराबर आ रहा है। अगर आ रहा है तो फिर तो सही है, और डायरेक्टली ऐड करोगे तो वो कैलकुलेशन करना गलत है, क्योंकि डायरेक्टली ऐड करना ही नहीं है इसको। जैसे वी आर है अपना 80 और वी एल कितना है 100 और वी सी कितना है 40, ठीक है। 80 का स्क्वायर बनेगा, इधर इधर 60 का स्क्वायर बनेगा, दोनों को ऐड करोगे तो ये सॉल्व करने पे 100 आ रहा होगा। इसका मतलब कैलकुलेशन अब सही है। ई आर एम एस 100 वोल्ट है, तो तीनों को अगर आप फेज के अकॉर्डिंग, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ऐड करोगे तो आंसर 100 वोल्ट ही आ रहा है। लेकिन अगर आप डायरेक्टली ऐड करोगे 80 प्लस 100 प्लस 40 तो ये 220 वोल्ट आएगा, जो कि अप्लाइड वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू से ज्यादा आएगा, जो कि गलत होगा। तो इस तरीके से ऐड करना ही नहीं है अपन को। इसने यही पूछा है कि इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ दीज वोल्टेजेस मोर देन द सोर्स वोल्टेज। तो हाँ, अगर एल्जेब्रिक सम करेंगे तब तो ज्यादा ही आएगा। इफ यस देन रिजॉल्व द पैराडॉक्स। पैराडॉक्स बोलते हैं पहेली को, मतलब ये जो गड़बड़ हो रही है इसको सॉल्व करके बताओ। तो सॉल्व यही करना है कि आप इनको डायरेक्टली ऐड कर नहीं सकते, डायरेक्टली ऐड करोगे तो आंसर भी ज्यादा ही आएगा। आपको इनको फेज के अकॉर्डिंग ऐड करना है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो इससे आंसर 100 वोल्ट ही आ रहा है, जो कि सही है, ठीक है। तो इस तरीके से ऐड करना है, तो आप प्रॉपर मेथड से इनको ऐड करो, आंसर सेम आएगा। आया समझ में? क्लियर एकदम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए सीरीज LCR सर्किट द वोल्टेज अक्रॉस एन इंडक्टर, ए कैपेसिटर एंड ए रेजिस्टर आर 30 वोल्ट, 30 वोल्ट एंड 60 वोल्ट रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द अप्लाइड वोल्टेज एंड द करंट इन द सर्किट। जो अप्लाइड वोल्टेज और करंट है उनके बीच का फेज डिफरेंस कैलकुलेट करके बताना है। क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन में, पहले वो नोट कर लेते हैं। इसने बोला कि सर्किट में हमने तीन चीजें लगा रखी है, एक तो रेजिस्टर लगा रखा है, एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर, और तीनों के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप आपको दिया हुआ है। इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो है 30 वोल्ट, कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है 30 वोल्ट, और जो रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है वो है 60 वोल्ट। ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। और पूछा है कि करंट और वोल्टेज के बीच का फेज डिफरेंस कितना है, ये कैलकुलेट करके बताओ। तो कोई भी सीरीज आरएलसी सर्किट हो उसके लिए फेज डिफरेंस कैलकुलेट करने का एक ही फॉर्मूला है, फाई इक्वल टू tan इनवर्स एक्सएल माइनस एक्सी डिवाइडेड बाई आर। ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब इसमें एक्सएल, एक्सी और आर की वैल्यू तो गिवन नहीं है, आपको तो वीएल, वीसी, वीआर दे रखा है, कोई बात नहीं। आप इस फॉर्मूले में ऊपर नीचे, यहां पे ऊपर नीचे आईआरएमएस से मल्टीप्लाई कर दो, देखते हैं क्या बनता है फॉर्मूला। tan इनवर्स, मैंने आईआरएमएस से ऊपर मल्टीप्लाई किया तो बन गया आईआरएमएस इंटू एक्सएल माइनस आईआरएमएस इंटू एक्सी डिवाइडेड बाई क्या आएगा आईआरएमएस इंटू आर। अब ये जो आईआरएमएस इंटू एक्सएल है इसको आप क्या लिख सकते हो, ये है आरएमएस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर, और ये आईआरएमएस इंटू एक्सी इसको क्या बोल सकते हो आरएमएस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर, और आईआरएमएस इंटू आर को क्या बोल सकते हो आरएमएस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टर। तो यही फॉर्मूला अब इसमें कन्वर्ट हो गया, देखो फाई इक्वल टू tan इनवर्स, अब ये वोल्टेज के टर्म्स में कन्वर्ट हो गया। यहां पे लिखेंगे VL माइनस यहां पे लिखेंगे VC, और नीचे क्या लिखना है VR लिखना है। अब ये तीनों वैल्यूज हमको गिवन है क्वेश्चन में। VL कितना है 30, VC कितना है 30 डिवाइडेड बाई 60, लेकिन ये तो जीरो आएगा, जीरो अपॉन समथिंग जीरो ही बनेगा, तो फाई की वैल्यू tan इनवर्स जीरो के बराबर आएगी, और tan इनवर्स जीरो कितना होता है जीरो होता है। इसका मतलब करंट और वोल्टेज के बीच का फेज डिफरेंस कितना है यहाँ पे जीरो है, ठीक है। आया समझ में? अब ये तो हमने कैलकुलेट किया है इस तरीके से, ये तो बोर्ड एग्जाम में आपको इस तरीके से पूरा लिखना है, लेकिन आप इसको बिना पेन चलाए भी कर सकते हो क्वेश्चन को। आपको ये फॉर्मूला याद होता है, फाई इक्वल टू tan इनवर्स एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर। क्वेश्चन में बोला है कि VL और VC आपस में क्या है बराबर, और ये एक ही केस में बराबर हो सकते हैं अगर एक्सएल और एक्सी आपस में बराबर हो, तभी ये बराबर होंगे, क्योंकि VL की वैल्यू है IRMS इंटू एक्सएल
और वीसी की वैल्यू है आई आर एम एस इंटू एक्सी। आई आर एम एस दोनों में कॉमन है, तो एक्सएल और एक्सी बराबर होंगे तभी तो ये दोनों वैल्यूज बराबर आ सकती हैं। और अगर ये दोनों बराबर हैं वीएल और वीसी, इसका मतलब एक्सएल और एक्सी भी बराबर होंगे, तो ये तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा कैंसिल होके। जीरो टेन इनवर्स जीरो जीरो होता है, तो आंसर आ गया जीरो। तो अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो आप सीधा टिक कर सकते हो, लेकिन बोर्ड एग्जाम में तो क्या है, पूरा फॉर्मूला लिख के तरीके से बताना पड़ेगा, तभी पूरे नंबर मिलेंगे। उसमें सीधा टिक करेंगे तो चलेगा नहीं। बोर्ड एग्जाम में कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गया और उसमें आपको पूरा लिखना है, तो उसमें तो पूरा लिखना पड़ेगा नहीं है, शॉर्ट में लिख दोगे तो नंबर कट जाएंगे, इसलिए वहां तो ये पूरा डिटेल में लिखना है। आया समझ में ये?